हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है जियो और जीने दो। और हमारी जो व्यक्तिगत मेरी लाइफ है, हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं लेकिन किसी के प्रति ना तो दुश्मनी का भाव रखते हैं। सबका भला हो उसी में ही हम लोग विश्वास करते हैं। और आज भगवान का आशीर्वाद है कि इतना लंबे समय जो हम सोशल सर्विस में रहे हैं, आज तक पूरे नोएडा शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हम पे किसी भी तरह का आरोप लगाया। तो धीरे धीरे इस तरह का जो चैलेंजेस आते हैं तो उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लोगों से डिस्कस करना पड़ता है। ये तो एक हमारा लाइफ लॉन्ग जो है रहेगा उद्देश्य। इसके साथ साथ ये है कि हम अपने धार्मिक हमारी जो हैं उसमें हम किस तरह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें, ये इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जो इस समय समाज में जो बहुत सी ऐसी नशे की लत और उल्टे जो सीधे कार्य होते हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान ना दें और अपना एक ज़िंदगी का टारगेट फिक्स करें कि हमें करना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम के जैन है। मैं सेक्टर 34 की RWK फेडरेशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ और नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो फानोरवा के नाम से जानी जाती है उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। वैसे मेरा पूरा नाम किशोर कुमार जैन है, जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। मुझे सब लोग के जैन से ही जानते हैं। मेरा होम टाउन, मेरा जन्म स्थान जो है वो आगरा है। मेरे फादर का नाम था ज्ञान कुमार जैन और मेरी माताजी का नाम सपूरी देवी जैन। हमारे फादर का हार्डवेयर का ट्रंक फैक्ट्री थी हम लोगों की, जिसके अंदर अलमीरा और ट्रंक और इस तरह के आइटम हमारे बनते थे। तो ये हमारा बहुत बड़ा काम आगरा शहर में रहा और वहीं पे हम लोग सब जॉइंटली ही सारे भाई भी उसी कार में काम करते थे। मेरी माताजी जो है वो हाउसवाइफ थी, क्योंकि इतने परिवार को चलाने के लिए तो नौकरी संभव नहीं थी, तो हाउसवाइफ ही थी। हम सबसे बड़े जो हमारे भाई थे उनका नाम था अभय कुमार जैन और दूसरे उनसे छोटे थे उनका नाम था सुधीर कुमार जैन और तीसरे उनका नाम है सुशील कुमार जैन। ऐसे ही हमारी 5 बहनें हैं, जिनका सबसे बड़ी बहन का नाम है चंद्रकांता जैन, उसके बाद है शशि बाला जैन और उसके बाद स्नेहलता जैन, अमिता जैन और मधुलता जैन। तो इस तरह से हम टोटल 9 भाई बहन हैं। मेरे भाई बहन जो क्योंकि हम लोगों में काफ़ी भाइयों में डिफरेंस था, तो मुझे अपने बच्चे की तरह ही वो सब प्यार करते रहे, बहुत केयर करते रहे थे। मैं बचपन से बहुत सीधा रहा, क्योंकि मेरा सिर्फ घर में ही इतने लोग केयर करते थे, तो मुझे बाहर ज़्यादा खेलने की और लोगों से मिलने का मौका कम मिलता था। देखिए, हमारे माँ बाप जो है क्योंकि बहुत ही धार्मिक नेचर के थे और पूरे परिवार में एक धार्मिक परिवार की तरह रहे और पूरा परिवार जब तक सुबह मंदिर नहीं जाता था तब तक हमारे यहाँ से कोई नाश्ता और कोई नहीं चाय भी नहीं पीते थे। मेरी माँ बहुत संस्कारी थी और धार्मिक थी, तो उनका हर समय ये रहता था कि आपको जो है जैन धर्म के हमारे सिद्धांत है उनका पालन करना है, किसी को सताना नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई चोरी नहीं करनी है। तो इस तरह की जो शुरू से हम लोगों को संस्कार उन्होंने दिए और हम अभी उसी पे कायम हैं, वही पालन करते हैं। ये हम लोगों ने जो 12th क्लास थी, जिसको यूपी में इंटर बोलते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से मैंने की। उसके बाद हमने BSc जो थी वो राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा का काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, वहाँ से की। फिर मैंने जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो है दयालबाग इंस्टीट्यूट है वहाँ से किया। उसके बाद हम लोग का जब जॉब लिया तो हम लोगों ने नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग जो है उस समय इसका IT का
जो अपना कंप्यूटराइजेशन का काफ़ी स्कोप था, तो उसमें हमने काफ़ी कोर्सेज जो किए। और उसके बाद जब मेरा जॉब मिला तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुझे काफ़ी ट्रेनिंग के लिए उसमें किया। 12th तक तो जो हमारी एजुकेशन हुई थी वो जैसे बच्चे पढ़ते हैं इसी तरह से बड़ी डिसिप्लिन होती थी। क्लास लगती है तो आप ना स्कूल से बाहर जा सकते थे ना सुबह गए तो जब आपका स्कूल बंद होता तभी बाहर निकलते थे। लेकिन कॉलेज लाइफ का एक अलग चार्म होता है, उसके अंदर कोई क्लास का ऐसा नहीं होता कि लगातार आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप बीच में क्लास भी छोड़ सकते हैं। आप उसके अंदर घंटे के हिसाब से जो पीरियड लगते थे तो एक उसमें माहौल ऐसा था कि उसमें लगता था हमें कुछ फ्रीडम है कि हम उसमें से अगर टाइम दूसरे अपने एन्जॉयमेंट के लिए या दोस्तों के साथ बैठने के लिए या कहीं जाने आने के लिए वो निकालना बड़ा संभव था उस समय। तो ये जो ग्रेजुएशन की जो और इनकी बाकी कोर्सेज की जो लाइफ थी उसमें हम बड़े स्वतंत्र रूप से था, उसमें हम काफ़ी उसमें हम लोगों ने एंजॉय किया। मेरी शादी 1985 में हुई और मेरी पत्नी का नाम अर्चना जैन है, वो दिल्ली की रहने वाली हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जिसका नाम ऋषभ जैन है, एक बेटी है उसका नाम अदिति जैन है। बेटा इस समय मेरा सीनियर ऑफिसर है बैंक के अंदर और जो मेरी डॉटर है वो भी काफ़ी सीनियर और ऑफिसर है एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। और मेरी बेटे जब हम लोग उसके लिए वर वधू को देख रहे थे तो हमारा ये मानना था कि हम इसके लिए कोई वर्किंग ही लेडी देखें, क्योंकि बैंक का जॉब ऐसा होता है कि हर 3 साल के अंदर इसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हम लोगों ने जो उसके लिए जो है नंदिनी जैन जो इसकी हमने चुना वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं। तो हालांकि क्या कहते हैं वो भी साथ में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन उनका इस तरह का काम है कि वो जो है ऑनलाइन उनका चलता रहता है उसके अंदर। मेरी वाइफ हाउस वाइफ हैं। शुरू में हमने सोचा कि कुछ काम करेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी मेरा टूरिंग भी जॉब रहा, तो इस तरह से हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, पहले फैमिली बच्चे जब बड़े हो जाएं उसके बाद देखते हैं। लेकिन वो मौका मिला नहीं कि जॉब करने का, परिवार में ही वो पूरी जिम्मेदारी उठाती रही। मेरे लाइफ में वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग सोशल सर्विस करते हैं, सुबह से शाम तक बाहर ही रहते हैं और घर के जो हमारे महत्वपूर्ण काम होते हैं उसको भी हम नहीं कर पाते। तो ये घर के काम, इधर आना, रिश्तेदारों में आना जाना, इस तरह के जितने कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी पत्नी के पास ही रहती है, क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, तो ये सारे काम वो ही देखती हैं। मेरे दोनों बच्चे काफ़ी पढ़ने में शुरू से ही होशियार थे और मेरा बेटे ने जब 12th पास किया, MBA की तैयारी कर रहा था और BCom ऑनर्स का जो कोर्स कर रहा था, उसी दौरान उसका जो है PO के लिए बैंक में सिलेक्शन हो गया। तो फिर उस समय लोगों ने कहा कि अरे ये PO बहुत अच्छा है, बहुत इसमें प्रोग्रेस होगी और इतनी कम एज में इसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको आप ज्वाइन करवा दीजिए। तो उस समय हमने इसको ज्वाइन करवा दिया, लेकिन इसके बाद भी उसने अपना पूरा MBA का काम जो था, पूरा कोर्स वो पूरा किया। उसने पूरा MBA अपना बड़े अच्छे नंबर से पास किया। बेटी ने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद से मायका से जो है MBA किया और वहीं से उनका सिलेक्शन हुआ। वो बॉम्बे में उनका जॉब मिला और इस समय वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, बड़ा अच्छा उनका जॉब है वहाँ पर। तो दोनों बच्चे बड़े वेल सेटल्ड हैं। जब मेरा जॉब लगा तो सबसे पहले मेरी जो पोस्टिंग थी वो चंडीगढ़ में हुई और चंडीगढ़ शहर मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला और घर वाले इस बात के लिए बड़े चिंतित थे कि तू कैसे रहेगा, क्योंकि कभी इस तरह के माहौल में अकेले नहीं रहे और किसी चीज़ की कभी समस्या नहीं रही। लेकिन लकीली मेरे ब्रदर लॉ भी वहीं चंडीगढ़ में रहते थे, तो उनसे मुझे बड़ा सपोर्ट और सहयोग मिला। तो मैं वहाँ बहुत जल्दी मतलब उस माहौल में सेटल हो गया उसके अंदर। उसके उस समय
लगभग 3,000 रुपये सैलरी थी। मैं 1981 की बात कर रहा हूँ, 81-82 की। तो चंडीगढ़ के वहाँ 3,000 रुपये काफ़ी होते थे। उसके बाद जो है मुझे पंजाब में एक मोरिंडा थी, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ थी, तो पंजाब में मैं वहाँ पर रहा। तो इस तरह से मेरे 4-5 साल तो मेरे वहीं पर ही पंजाब में गुजरे वहाँ पर। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया और दिल्ली में मैं लॉरेंस रोड ऑफिस में रहा, काफ़ी समय तक हमारा था। उसके बाद हमारा हेड क्वार्टर जो है वो आश्रम चौक पे था, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई और मैं वहाँ पर लगभग काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहा, क्योंकि हम लोगों का जो काम था वो हेड क्वार्टर में था। जो आईटी से रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से रिलेटेड काम था, वो सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो हेड क्वार्टर पे ही मेंटेन होती थी। तो मेरी पोस्टिंग हमेशा मेरे हेड क्वार्टर में रही वहाँ पर और काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ पर रहा। वह हमारे एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड बोलते हैं शॉर्ट के अंदर इसको। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। तो ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किसानों की के सपोर्ट के लिए काम करती है और बहुत ही माने जानी है, जो है इस तरह की संस्था है जो पूरे देश के जो कोऑपरेटिव जितनी संस्था हैं उनकी लीडर है। हम लोग की मल्टी एक्टिविटीज़ होती थी इस ऑफिस के अंदर, लेकिन मेरा एरिया जो टेक्निकल रहा तो मैं हेड क्वार्टर में ही रहा हमेशा से। हमारा एक डिपार्टमेंट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्राइजेशन देखता था पूरे हेड ऑफिस का और सारी ब्रांचों के अंदर। उस समय नई नई चीज़ें हो रही थी, इंटरनेट लग रहे थे, सब बहुत बड़ी नई नई टेक्निकल चीज़ें जुड़ रही थी। तो उस सब लोगों ने हमने बड़ा काफ़ी डेवलपमेंट बहुत काम किया उसके अंदर। इसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद करीब हम लोग सन 2014 की बात है, तो हम लोगों का कोई वॉलंटरी स्कीम निकली। तो उस समय ये प्लान था कि चलिए मैं टेक्निकल हूँ तो मैं कोई काम जो है करूँगा, तो मैंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। देखिए जीवन में अचुनियतें तो हर नए काम करने के लिए आती हैं और जब जॉब मिला और एक चीज़ को समझने में, जानने में बहुत ऐसा मुश्किल लग रहा था कि ये काम हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, हमारा बॉस क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो इसमें थोड़ा काफ़ी डर लगता था शुरू में कि भाई ये काम जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस तरह का जो चैलेंजेस आते हैं तो उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लोगों से डिस्कस करना पड़ता है। तो वो इस तरह की चुनौतियाँ जॉब में हमेशा ही रहती हैं, क्योंकि हम जिस हमारा जो प्रोफाइल है, जो प्रोफेशन है वो टेक्निकल है, उसमें हमेशा कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। उनको जानने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो वो जो पूरा हमारा जो लाइफ कैरियर था उसमें काफ़ी चुनौती रही। नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है समझना। हमारा पूरा परिवार बड़ा धार्मिक है और जैन परिवार ज़्यादातर जो जिस तरह का माहौल होता है वो बड़ा एक धार्मिक उसमें रहते हैं। जैसे बचपन में हम शुरू से मंदिर जाते थे, आज भी हम मंदिर जाते हैं। और अब क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा काम का या बिजनेस का टाइम ऐसा नहीं है कि इसमें हमें डिवोट करना पड़ता है, तो धार्मिक जो हमारे नियम हैं उनको समझना और उनको अपने जीवन में किस तरह पालन कर सकें, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। हमारे पिताजी और माताजी काफ़ी धार्मिक थे, काफ़ी हम लोगों पर विशेष तौर पर मुझे बड़ा ध्यान रखते थे कि आपको ये गलत काम नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गलत इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो शुरू से ही हम लोगों को अपने बड़े भाई, अपनी सिस्टर, मतलब सारे लोग, छोटे होने का फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी होते हैं कि हर जो भी होता है वो बड़ा वाला हम पे ही आदेश होता है।
हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है जियो और जीने दो। और हमारी जो व्यक्तिगत मेरी लाइफ है, हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी के प्रति ना तो दुश्मनी का भाव रखते हैं। सबका भला हो, उसी में ही हम लोग विश्वास करते हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं पहली बार अपना जॉब के लिए गया। हम जिस माहौल में रह रहे थे और जो वहाँ का माहौल था, उसमें बहुत अंतर था, बहुत डिसिप्लिन था। अब ऐसा था जैसे कि पहली क्लास में कोई बच्चा जाता है जिसको ना तो ABCD पता, ना 1 2 3 पता, तो वहाँ पर एक सीखने का बहुत मौका मिला। अलग अलग लोगों से मुलाकात होती थी, उनसे भी समझने का, जानने का मौका मिला। तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हम अपने जिस तरह का एक माहौल होता है उसके अभ्यस्त हो गए। और फिर बड़ा एंजॉय हुआ जॉब के अंदर। ऐसा नहीं कि कभी कोई टेंशन वाला काम हो। मैं शुरू से सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी जुड़ा रहा था, तो उसमें मैं अपने ऑफिस में भी, मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब था, मैं उसका बहुत लंबे समय तक सेक्रेटरी रहा। वहाँ और जितनी एक्टिविटीज़ थी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा। और RWA में भी मैं यहाँ पर जब 95 में मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी RWA से जुड़ गया। इसके बाद कुछ जैसे ही मैंने रिटायरमेंट लिया, तो मैं अपने अपार्टमेंट का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। और उसके बाद हमारे एक सेक्टर 34 की भी फेडरेशन है जिसमें 14 RWA हैं, मैं उसका भी प्रेसिडेंट बना। तो मैं उन सोशल सर्विस में काफ़ी इन्वॉल्व रहा। इसके अलावा और भी सोशल जो एक्टिविटीज़ थी, और भी संस्था से मैं जुड़ गया। हमारे जैन समाज की कमेटी थी, उसमें मैं जुड़ गया। तो मेरा टाइम इस तरह से निकल गया कि इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुझे कब फिर ये विचार ही नहीं आया कि मुझे कुछ काम करना है। और मैं अब उस समय से अभी तक पूरी तरह से सोशल सर्विस में ही पूरे इन्वॉल्व हो गया। कोई भी किस तरह का मैंने मतलब किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। जब मैंने पहली बार अपनी नौकरी ज्वाइन की, तो क्योंकि माहौल हमारे घर का पूरा बिजनेस का था, पता ही नहीं था कैसे नौकरी होती है, कैसे काम करना पड़ता है। और हम जैसे लोग जो पूरे घर में सब लोगों के साथ रहते हों, तो मेरे जो जीजाजी हैं, मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर हैं, वो उस समय चंडीगढ़ में थी। तो हमारे जीजाजी जो है काफ़ी सपोर्ट करते थे, बताते थे कि कैसे ऑफिस में काम होता है, कैसे उसमें एक्टिविटीज़ होती है। और हमेशा वो हमें पुश करते थे कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम अब ये कोर्स कर लो, तुम ये ऐसा करो कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। तो इस तरह का उनका एक सपोर्ट जो है वो मुझे हमेशा मिलता रहा। जहाँ तक सफलता की बात है कि सबसे बड़ा हमारा जो एक लाइफ का एक सोच है कि हमारे द्वारा कोई भी गलत काम ना हो, और कोई भी हम जो है किसी भी लालच में आकर के कोई गलत काम ना करें। और आज भगवान का आशीर्वाद है कि इतना लंबे समय जो हम सोशल सर्विस में रहे हैं, आज तक पूरे नोएडा शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हम पे किसी भी तरह का आरोप लगाया। हमारे पास जो कम्युनिटी सेंटर है जिसमें लाखों रुपए की बुकिंग होती है, RWA में होते हैं पैसे, लेकिन आज तक ये भगवान का आशीर्वाद है कि आज तक किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला है जिसने किसी भी तरह की कोई शिकायत की हो। अभी तो हम बहुत समय से सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें हम इतने पिछले लगभग 25 साल इन्वॉल्व रहे हैं, तो नहीं लगता है कि हम इससे छूट पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई पदाधिकारी रहें या कोई उसके अंदर इस तरह का कोई हमें बहुत बड़ा पद मिले, लेकिन एक हमारी सोच है कि हमें ये काम करना है, अपने लोगों की हेल्प करनी है। तो ये तो एक हमारा लाइफ लॉन्ग जो है रहेगा उद्देश्य। इसके साथ साथ ये है कि हम अपने धार्मिक हमारी जो हैं उसमें हम किस तरह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें, ये इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिस तरह हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमारे यंग लोग जो है मेहनत कर रहे हैं,
तो आज का मूल मंत्र ये है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में नई नई जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझने जानने में के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो इस समय समाज में जो बहुत सी ऐसी नशे की लत और उल्टे जो सीधे कार्य होते हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान ना दें और अपना एक ज़िंदगी का टारगेट फिक्स करें कि हमें करना क्या है। और आज स्थिति यह है कि कोई हम टारगेट फिक्स करते हैं क्योंकि हमारे पास पूरे देश के अंदर पूरे इतने स्कोप है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, हर तरह की फैसिलिटी आज के समय हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो टारगेट को पाना बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल सिर्फ यही है कि आपका टारगेट क्या है और आप उसके पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं।